देखेंगे अंशाल में, केमिस्ट्री का अंशाल में 2021 का मॉडल पेपर आज सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, समय लगभग 3 घंटा। 3 घंटे में एक पेपर हमको सॉल्व करना है। तो 2021 में जो कुशीनगर ज़िले में 30% सिलेबस काट करके और तब आपका सितंबर महीने में एक एग्ज़ाम हुआ था पेपर सुधार के लिए, हुआ था। तो पेपर सुधार के लिए सितंबर महीने में एक एग्ज़ाम हुआ था पेपर सुधार के लिए सितंबर महीने में। तो सेम वही पेपर जो आपके कुशीनगर ज़िले में हुआ था अंक सुधार के लिए, तो वही सेट हम 2021 का मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और 3 घंटे में ये मॉडल पेपर हमको आज सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 1 देखेंगे। क्वेश्चन हम बोलते जाएंगे, लिखेंगे पहले का क सोडियम BCC संरचना में के रूप में, सोडियम BCC संरचना के रूप में क्रिस्टलीकृत है। तो सोडियम के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होगी। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होगी। यहां देखेंगे इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या किस सेल में? BCC यूनिट सेल में। तो BCC यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, यानी देखो BCC यूनिट सेल होता है यहाँ पर, यानी ये BCC यूनिट सेल की संरचना हो गया और प्रत्येक 8 कोने पर 8 परमाणु होते हैं। 8 कोने पर 8 परमाणु और एक परमाणु इसके सीधे मध्य में होता है। याद होगा आप लोग को, ठोस अवस्था से एक क्वेश्चन है पहले चैप्टर से। तो परमाणुओं की संख्या बराबर, यानी BCC यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या बराबर, देखो हर एक 8 कोने पर कितना परमाणु है? 8 परमाणु है। तो कोने पर परमाणुओं की कुल संख्या BCC यूनिट सेल में, ये BCC यूनिट सेल है, कोने पर 8 परमाणु है। कोने पर उपस्थित परमाणुओं का उस यूनिट सेल में संपूर्ण योगदान 1/8 होता है। 1/8 होता है। अब प्लस, और उस यूनिट सेल के केंद्र पर उपस्थित परमाणु किसी अन्य परमाणुओं से संबंधित नहीं होता है। अतः केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं का संपूर्ण योगदान उस यूनिट सेल में 1 होता है। तो 8 1 करने 8 1 + 1 = 2, अर्थात BCC यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी? 2 होगी। कंफर्म? तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2। ठीक है, लिख लेंगे। यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ही बना लो और उसका लिख लो, ऑप्शन नहीं बोला जाएगा। आप सॉल्व कर लिए, आप समझ गए ऑप्शन का मतलब क्या है। फटाफट लिखते जाइए। 9 बजे स्टार्ट हुआ, 9 5 10 11 12 12 5 पर समाप्त होगा।
कई बार 20 ईसी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर भी आ जाता है, तो ये स्ट्रक्चर किनारे बना दिए हैं। पहले का ख क्वेश्चन लिखिए। एक मोलल जली विलयन में, एक मोलल जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होगा। विलेय का मोल प्रभाज होगा। जैसे पहले का ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दिया था। सुनो, पहला ऑप्शन था 2, दूसरा ऑप्शन था 4, तीसरा 9 और चौथा 14 था। ठीक है, 14 4 ऑप्शन था। और इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया, 1, 1.8, 18 और 0.018। देखो क्वेश्चन है कि एक मोलल जली विलयन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, ऑप्शन 4 है 1, 1.8, 18, 0.018, 1.8, 18, 0.018। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो एक मोलल जली विलयन, मोलल का मतलब होता है कि आपका मोलरता, मोलर, मोलल नहीं, क्या बोले, मोलल, मोलल बोले हैं। यानी क्वेश्चन था एक मोलल है तो मोललता, तो देखो मोलल, मोलल का मतलब मोललता, अब मोललता का मान 1 है, तो 1। और इसका मोल प्रभाज बताइए, तो मोल प्रभाज को हम काई से लिखते हैं। तो मोल प्रभाज काई बराबर क्या? देखो कई बार मोल प्रभाज दिया रहता है, मोललता पूछता है, और कई बार मोललता देता है, मोल प्रभाज। तो कोई आपके अंदर कुछ टिप चल रहा है, कैसे निकल सकता है? ऐसे क्वेश्चन जब हम यानी बालाजी पब्लिकेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, जिसमें लगभग 62 न्यूमेरिकल थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया था। यानी ये न्यूमेरिकल लगेगा मोललता और मोल प्रभाज में संबंध से। ठीक है, दोनों में संबंध होता है। देखो मोललता बराबर मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज काई आ गुणे काई गुणे 1000 बटा, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि उस परमाणु का भार, उस परमाणु का अणु भार, परमाणु नहीं, एक मोल जल है ना, तो जल है तो जल का अणु भार, यानी उस अणु का चाहे परमाणु का जैसा रहे तो उसका अणु भार। ठीक है, एक मोलल जली विलयन अर्थात जल का, तो जल का अणु भार बाबू H2O का अणु भार, तो अणु भार बराबर 18 होता है। मोललता कितना दिया है? 1 मोल प्रभाज पूछ रहा है, गुणे 1000। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, कहीं भी जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो ये फार्मूला नहीं आया था, कोई न्यूमेरिकल नहीं ऐसा आया था। तो ये 1000 अब बटा आपका जल का अणु भार 18, तो 18, तो यक्स बराबर 1 में 3 गुणा कर दे, तो 18 अब बटा 1000, तो 18, ठीक है, अब गुणे 10 पर घात -3, अब दशमलव स्थान पीछे आएंगे तो माइनस घट जाता है, तो कितना हो जाएगा 0.018, इतना मोल प्रभाज। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन था, 1, 18, 1.8 और 0.0018, तो इसका मतलब ये आंसर सही होगा। तो अगर सपोज दैट सुनो, मोल प्रभाज अगर दिया है अब मोललता पूछ रहा है तभी निकाल लोगे। हाँ, अब मोललता दिया है, मोल प्रभाज पूछ रहा है तो तभी निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लो।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें 30% काट दिए गए हैं। सेम आपके कुशीनगर जिले का पेपर है ये। हो गया? गौ क्वेश्चन देखो, करा निम्न में से कौन सी आभासी एकाणुक अभिक्रिया होती है? 4 रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो तीसरा लिखो, निम्न में कौन आभासी, निम्न में कौन आभासी, कोष्टक में आभासी का दूसरा नाम है छद्म, छद्म कोष्टक बंद एकाणुक अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। हाँ देखो यहां पर गौ क्वेश्चन देखिए तो, गौ जैसे चीनी C12H22O11 आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट CH3COOC2H5 इसका जल अपघटन करा दें, जल अपघटन तनु अम्ल की उपस्थिति में। तो तनु अम्ल की उपस्थिति में आपके सिलेबस में यही 2 अभिक्रिया है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो जब जल अपघटन होगा तो ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, ठीक है। और ये जब जल अपघटन होगा तो एसिटिक अम्ल प्लस एथिल एल्कोहल। देखो जो ये जल होता है यानी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेता। जैसे कह देगा यानी उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सी कोटि होगी, ठीक है। तो अब किसी भी अभिक्रिया में जल जो होता है वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेता है। तो जल भाग नहीं लिया तो कितने अभिकारक हुए? 1। तो यह कौन सी अभिक्रिया कोटि है? प्रथम। तो ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, जिसकी आणविकता 1 से अधिक होती है, यानी इसमें 1 और 1 2 अभिक्रिया में भाग लेने वाले इस अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी आणविकता कितनी हुई? 2। और चूंकि जल अभिक्रिया में भाग नहीं लिया तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई? 1। तो यह यानी आणविकता का मान 2 और कोटि का मान 1। तो इस ऐसी अभिक्रिया को हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया, तो परिभाषा कई बार परिभाषा आ जाता है, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 से अधिक अर्थात 2 होती है, तो 1 से अधिक होती है तो उसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो ये ऊपर वाला ऑप्शन दिया है, 4 रिएक्शन दिया है, तो ऊपर वाला रिएक्शन दिया है और शेष 3 अलग अलग रिएक्शन दिया है जिसमें जल नहीं है, ठीक है। तो वह आपका आभासी एकाणुक अभिक्रिया को प्रदर्शित, पहचान लेंगे ना। अगर आभासी एकाणुक रहेगा तो दोनों में से कोई एक के को रहेगा, तो लिखेंगे आंसर, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 से अधिक होती है, आणविकता 1 से अधिक होती है, उसे आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं। रिएक्शन लिख लो,
देखो 4 ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन दिया, रिएक्शन लिख लो। पहला ऑप्शन दिया है H2 + I2 2HI, क्या जी, H2 + I2 2HI, तो 2 अणु है तो द्वितीय अपक्रिया की कोटि। और तीसरा जो है, दूसरा जो है ये वाला दिया है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। और तीसरा दिया PCl5 + Cl2 गिव्स देन PCl5, यह 2 है तो द्वितीय अपक्रिया की कोटि। और तीसरा दिया फेरिक क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड से क्रिया करता है, तो वह भी द्वितीय अभिक्रिया की कोटि। केवल एक गो हई वाला रिएक्शन सही है, ठीक है। और कोई भी आएगा आभासी एकाणुक अपक्रिया तो दोनों में से कोई एक गो रिएक्शन दिया रहेगा और सब भिन्न रहेगा। हो गया। ग के बाद घ, एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर P2O5 के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? प्रांक 70, समय 3 घंटा 15 मिनट। हाँ देखेंगे। घ क्या कर रहा है? एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसको P2O5। देखो हम बताए हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें 4 पदार्थ निर्जली कारक होता है, सांद्र H2SO4, P2O5, एल्यूमिना और KHSO4 लिखवाए हैं। अगर ये चारों पदार्थों को यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक को अगर इस चारों पदार्थ की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो वह अपने अंदर से सदैव जल को बाहर निकालता है, अर्थात निर्जली कारक है। तो जब इसको एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करेंगे तो इसमें से क्या बाहर निकाल देगा? जल। तो प्लस H2O बाहर निकाल दिया, तो जो बचेगा वही प्रोडक्ट होगा। तो देखो जब जल यहाँ से OH हो जाएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक 2 अणु है CH3COOH, तो एगो में से OH निकलेगा, एगो में से H निकलेगा, तो H2O हो गया। तो देखो CH3CO, तो CH3CO कैसे हुआ? 1 1 2 का होल ट्वाइस। देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा है तो यह किससे जुड़ जाएगा? O से। इस तरह लिख सकते हो CH3 CH2 CH3 CH2O, इसको क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। तो एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्यों? क्योंकि P2O5 निर्जली कारक पदार्थ है और जब निर्जली कारक पदार्थ की उपस्थिति में किसी भी कार्बनिक यौगिक को गर्म करते हैं तो जल बाहर निकलता है, तो जल बाहर निकल गया। देखो ऑप्शन कौन कौन सा दिया है? दिया CH4, हो ही नहीं सकता है। एस्टल्डिहाइड CH3CHO, हो ही नहीं सकता है। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O है, ये है तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन दिया है CH3COCH3 कीटोन, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, लिख लो। हो गया।
घ के बाद शायद अंग आता है। कह रहा है कि यह यौगिक निम्न में से किस वर्ग में आता है। देखो अंग देखो, यह दिया है NH2 C, और C के ऊपर CH3 लिखेंगे अंग। ये रिएक्शन लिख लो, संरचना बना लो। क्वेश्चन में है CH3 NH2। यौगिक निम्न में से किस वर्ग में आता है। निम्न में से किस वर्ग में आता है। देखो 4 ऑप्शन दिया है। यह प्राथमिक एमीन है कि द्वितीयक एमीन है कि तृतीयक एमीन है कि इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन। यह यौगिक है, प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है कि इनमें से कोई नहीं। देखो हम परिभाषा बता रहे हैं। IUPAC नाम 11 में पढ़ाया गया था कार्बनिक यौगिक का, तो उसमें बताए थे जब NH2 समूह सीधे एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, चाहे CH3, चाहे C2H5, चाहे C3H7, तो उसको प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन कहते हैं। जब NH2 समूह में से एक या चार निकाल दो तो NH हो गया। जब NH समूह कितने 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसको द्वितीयक एमीन कहते हैं, सेकेंडरी एमीन कहते हैं, सेकेंडरी एमीन। आज जब NH2 समूह से जुड़ा कार्बन कितने 1 2 3, तो 3 एल्किल समूहों से जुड़ा होता है, तो ऐसे एमीन को तृतीयक एमीन, ठीक है, तो तृतीयक एमीन कहते हैं। नहीं गड़बड़ा जा रहा है। तृतीयक एमीन इस तरह कहते हैं NH CH3 ये N, ये ना तृतीयक एमीन है। ये कौन सा एमीन है 3rd डिग्री एमीन। और यहाँ देखो जब NH2 समूह से जुड़ा कार्बन, ठीक है, और 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं। ना तृतीयक एमीन नहीं कहते। तृतीयक एमीन कह ही नहीं सकते हैं। रुक जाओ 1 मिनट। इसको लिख लो, ये आपका, इसको लिख लो 1 डिग्री एमीन, इसको 2 डिग्री एमीन, इसको 3 डिग्री एमीन। आंसर में लिखो। 4 ऑप्शन दिया है। देखो इसको कहते हैं, यहाँ देखो, ये जब एक कार्बन से क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो इस कार्बन को 3rd डिग्री कार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन कहते हैं 3rd डिग्री कार्बन कहते हैं। तो 3rd डिग्री कार्बन कहते हैं। तो 3rd डिग्री आपका क्या हो जाएगा एल्किल, 3rd डिग्री एल्किल, ठीक है। और क्या जो क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा है एमीन, तो ये आपका हो जाएगा एमीन, AMIN, एमीन। तो ये जो है
यह थर्ड डिग्री एमीन यह भी है। और जब क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन 3 अन्य एल्किल समूह से जुड़े होते हैं तो इस एमीन को थर्ड डिग्री एल्किल एमीन भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यह भी 3 डिग्री एमीन है। लेकिन अगर 3 डिग्री एमीन एक और हो सकता है। अब क्रियात्मक समूह से जुड़ा अगर कार्बन है, अगर 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है तो उस एमीन को भी थर्ड डिग्री एमीन कहते हैं। तो इसका नाम लिख लो, थर्ड डिग्री एल्किल एमीन। थर्ड डिग्री एल्किल। चारों ऑप्शन हम आपके सामने रख दे रहे हैं, ठीक है। 1 डिग्री किसे कहते हैं, 2 डिग्री किसे कहते हैं, 3 डिग्री किसे कहते हैं। तो नीचे लिख लो, अर्थात उपरोक्त यौगिक, अर्थात उपरोक्त यौगिक तृतीयक एमीन होगा। तृतीयक एमीन होगा। तृतीयक एमीन होगा। अंग, अंग नहीं, अंग हो गया चौ। पहले का चौ। समय मिटा दे रहा है, 3 घंटा 15 मिनट। हाँ चौ देखो, चौ क्या कर रहा है, लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में आरक्षित कोष्टक में, इसी को कहते हैं रिजर्व, आरक्षित कोष्टक में रिजर्व, कोष्टक बंद, रिजर्व ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है, रिजर्व ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। जब हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर वह कौन सा यौगिक है जो रिजर्व आरक्षित ग्लूकोज का कार्य करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके कह सकते हैं कि स्टार्च, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन। तो जो ग्लाइकोजन होता है, आप लोग बायो पढ़ रहे हो, आप जानबे करते हो, ग्लाइकोजन हमारे शरीर के लिए क्या होता है, रिजर्व ग्लूकोज का कार्य करता है। तो फ्रक्टोज नहीं हो सकता है, चीनी नहीं हो सकता है, आपका वसा नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज कह सके, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। डेक्सट्रोस, लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे डेक्सट्रोस, ठीक है। तो डेक्सट्रोस क्या है, उसमें ग्लूकोज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन को रिजर्व कार्बोहाइड्रेट या रिजर्व प्रोटीन भी, रिजर्व ग्लूकोज भी कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर, ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजन को रिजर्व ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर सक्रिय होते हैं, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर सक्रिय होते हैं। हो गया। पहले का 6 ऑप्शन था, 6 आप लगा लिए, ठीक है।
अब क्वेश्चन संख्या 2, ठीक है, 2 का क। दूसरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का है। 6 नंबर आप पा गए। अब सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का। तो 2 का क पहला लिखेंगे, सिल्वर फलक केंद्रित घनीय कोष्टक में FCC स्मॉल FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत है। तो इस संरचना में निकटतम सिल्वर परमाणुओं की दूरी निकटतम सिल्वर परमाणुओं की दूरी 287 pm, 200 परमाणुओं के बीच की दूरी 287 pm। pm का मतलब पिकोमीटर है। तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। हाँ देखो, हम जानते हैं ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखो, घनत्व D बराबर होता है Z गुणे m अपान NA गुणे AQ। पहले चैप्टर में बताया गया है, अगर किसी परमाणुओं के घनत्व की गणना करना है तो D बराबर Z गुणे m अपान NA इंटू AQ होता है। और चूंकि FCC संरचना में परमाणुओं की संख्या को Z से लिखते हैं। SC यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं? 1। BCC यूनिट सेल में भी पता है 2, और FCC में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो 4 हो गया, ठीक है। और M सिल्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर का परमाणु भार, ये आपको मालूम है, सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 होता है। अब परमाणु भार 107.87 होता है। लगभग कितना होता है? 107.87 ग्राम प्रति मोल होता है। तो सिल्वर का परमाणु भार कितना होता है? 107.87 ग्राम प्रति मोल। ये आपको मालूम है, कई बार आया है, ठीक है। ये दिया नहीं रहेगा, ये मान लिया गया कि आपको याद है। सिल्वर का परमाणु, अरे कम से कम जो अपवाद युक्त तत्व है 5 गो, क्रोमियम, कापर, ठीक है, पैलेडियम, सिल्वर और गोल्ड, 5 अपवाद है। 5 का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपको 11 में याद था। तो देखो इतना हो गया। अब क्या चाहिए बाबू? एवोगैड्रो संख्या। हम जानते हैं एवोगैड्रो संख्या Na का मान मालूम है आपको, 6.02 गुणे 10⁻23। अब क्या चाहिए? ए क्या है? कोर की लंबाई। तो ए है कोर की लंबाई है। तो और परमाणुओं के बीच की दूरी दिया है, परमाणु के बीच की दूरी। तो 2 परमाणुओं के बीच की दूरी किसे लिखते हैं? है तरह यूनिट सेल बनाते थे तो यहाँ पर 2 परमाणुओं के बीच की दूरी किसे लिखते थे? डी से। किसे लिखते थे? डी से। तो डी बराबर कितना होता है? 200, कितना दिया है? 287 पिकोमीटर। तो कितना आपका 1 पिकोमीटर में?
10 पर घात माइनस 10। तो D बराबर 287 गुणे 10 पर घात माइनस 10। ठीक है, किसमें? मात्रक सेंटीमीटर, मीटर में नहीं, सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या चाहिए बाबू? ए चाहिए। ठीक है, और FCC यूनिट सेल के लिए, FCC यूनिट सेल के लिए परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणु के बीच की दूरी A और कोर की लंबाई D और कोर की लंबाई A के मध्य संबंध D=2। एक और होता है, अन्य हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। D=2 कितना होता है? A√2 होता है। तो D=A/√2, D=A/√2 होता है। तो D= कितना होता है? A/√2 होता है। ठीक है, किस किस यूनिट सेल में? आपका तीनों बताया गया, SC, BCC, FCC। SC के लिए बताया गया था यानी A=D/2। ठीक है, और FCC के लिए D/A/√2 और BCC के लिए कितना बताया गया था? 4 कुछ बताया गया था, इसी तरह फार्मूला बताया गया था। हमको क्या चाहिए? ए चाहिए। तो देखो, तो ए बराबर √2 इंटू डी। तो √2 का मान 1.414, तो 414, और डी का मान है 287 गुणे 10 पर घात माइनस 10। भाग दो गुणा करो। तो ए बराबर, यानी दोनों का गुणा करेंगे, 287 में 1.414 से 287 गुणे 1.414, 1.414 405 इंटू दशमलव ना, तो 405.81 गुणे 10 पर घात माइनस 10, या दशमलव स्थान पीछे आ जाओ तो 4.05, आप पीछे आते हैं तो माइनस घटता है, तो 10 पर घात कितना हो गया? -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब घनत्व तो D बराबर, Z का मान 4, यम का मान देखो 107.87, अन्य एवोगैड्रो संख्या 6.02 गुणे 10 पर घात 23, और ए का मान देखो इतना दिया है, तो 4.05 गुणे 10 पर घात -8 का होल क्यूब। तो D बराबर, अब इसको क्या करेंगे? गुणा भाग कर लेंगे। तो जब गुणा भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 10.71, 10 कितना आ जाएगा? 71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 2 नंबर का देखो क्वेश्चन था, एकदम आसान था। लगा नहीं हो? ये तो लगाए हो कई बार क्वेश्चन पहले चैप्टर में। इसमें मैंने ये होना चाहिए कि परमाणुओं की संख्या, परमाणु भार याद होना चाहिए। ये दोनों संबंध अगर याद रहेगा तभी ना ये निकलेगा, और जब ये निकल जाएगा तो इसमें फार्मूला याद रहेगा, तुरंत मान भरोगे, गुणा भाग करोगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी आंसर आएगा 10.71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। लगा लिए? 2021 का सेट दिया इसमें है? नहीं दिया है, 22 का दिया ना।
अगला लिखेंगे यदि ख, 2 का ख, 2 का ख क्वेश्चन लिखेंगे। 2 का ख, यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुला है, बेंजीन घुला है, तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। यहां देखो बाबू, 2 का ख है, 2 नंबर का क्वेश्चन है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, देखो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर बिलियन से ये न्यूमेरिकल है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान आ गुणे प्रतिशतता है तो 100। ठीक है, तो क्या कर रहा है 122 ग्राम तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में ना, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, बिलियन है। ठीक है, बिलियन है ना, तो 100 इतना बिलियन का भार, बिलियन का द्रव्यमान कितना है 122 ग्राम, और बेंजीन C6H6 ये क्या है विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 22, तो इसका द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए। तो देखो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है ना, दोनों का द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों का द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान, पहले किसका निकाल रहे हैं बेंजीन का, तो देखो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकलेगा, बराबर बेंजीन का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान लिख सकते हो, बटा कुल द्रव्यमान। तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना है 22 और कुल द्रव्यमान 122 प्लस 22 अब प्रतिशतता है तो 100, तो बराबर, तो 22 और गुणे 100, तो 2200 और 2 2 4 2 2 4 और 1, 2200 में 144 से भाग दीजिए, 2200 भागा 144, 15.27%। अब किसका हो गया जी, बेंजीन का हो गया, तो अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो देखो तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशतता, तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर CCl4 का द्रव्यमान, उस यौगिक का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान गुणे 100, तो CCl4 का द्रव्यमान 122 अब बटा कुल द्रव्यमान 122 प्लस 22 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 122 और डबल 0 और 144, भाग दीजिए 12,200 में 144 से, 84.72%।
2 नंबर देखो मिल गया तुरंत। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? बोलो। ठीक है, हो गया। दो का गौ, 2 का गौ, 2 का गौ लिखिए। एक सेल के EMF, एक सेल के EMF या इसी को कहते हैं ई सेल। इसी को क्या कहते हैं? ई सेल, EMF या ई सेल। ई सेल का परिकलन कीजिए। जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाएं होती हैं। रिएक्शन लिख लो। ये नहीं तो 2 प्लस जी सॉलिड सॉलिड हो गया। हाँ देखेंगे EMF के बाद की गणना करना है तो निम्नलिखित यह अभिक्रिया दे देता है और कह देगा निम्न अभिक्रिया का EMF बताइए। EMF बताइए। तो कैसे EMF निकालते हैं? तो देखो E का मतलब इलेक्ट्रो, M का मतलब मोटिव, F का मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। EMF निकालना है। EMF बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N log बेस 10 और यहाँ पर होता आक्सीकृत अवस्था बटा अपचयित अवस्था। कौन सा अवस्था? आक्सीकृत अवस्था, आक्सीकृत बटा अपचयित अवस्था। ये फार्मूला इसको कहते हैं कौन सा? नष्ट समीकरण बताया गया है। ध्यान से समझो, एक सेट सॉल्व कर लिए तो आपका कम से कम इसमें से 10-15 नंबर आपको निश्चित मिल जाएगा इस सेट से। ठीक है, निश्चित ही मिल जाएगा। तो देखो क्योंकि यह ऐसा सेट है जिसमें 30% सिलेबस घटा करके दिया गया है। तो आक्सीकृत अवस्था बटा अपचयित अवस्था। अब इसको बदलना है। अब क्वेश्चन में ही देखो दिया है, एक और क्वेश्चन में ही दिया है E0 सेल, लिख लो E0 सेल बराबर 1.05 वोल्ट। क्वेश्चन में ही दिया है E0 सेल बराबर
1.05 वोल्ट। ये क्वेश्चन में दिया है, कई में दिया रहता है, कई में नहीं दिया रहता है। जब नहीं दिया रहता है तो तुरंत निकालते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट, याद है, उससे निकाल लेते हैं। नहीं दिया रहे तब, लेकिन इसमें दिया है तो ठीक है। अब देखो ई एम एफ बराबर E0 सेल और यहाँ देखो -0.0591/n log base 10। अब आप पहचानोगे ऑक्सीकरण किसका होता है, ऐसे परमाणु और या आयन जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, अर्थात जिसके धन संयोजकता के मान में वृद्धि और ऋण में कमी व ऑक्सीकरण अभिक्रिया को 11 में पढ़े हो। यहाँ पर क्या है, निकिल, और निकिल क्या हो रहा है, जब उत्पाद बना है तो Ni पर 2+, 0 से +2, धन के मान में वृद्धि, तो इसके मतलब निकिल में क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीकरण। और अपचयन देखो 2Ag पर 1+ है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2+ को काट देगा तो 2Ag हो जाएगा। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन। जहाँ धन के मान में कमी होती है अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन 2Ag है ना, तो 2Ag है तो Ag पर 1+, Ag पर 1+, और 2 से अगर गुणा रहता है तो इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अरे 2 गो है 2Ag, तो Ag लिख करके उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहाँ देखो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, भाग लेने वाले किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो है 0 था, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, 2 गो निकला, इसमें 2Ag था, 2 गो ग्रहण किया तब ना Ag बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले रहे हैं 2। तो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं, n का मान 2, n सब कोई पहचान ले सकता है। अब हमें मान को भर दें, ठीक है। तो EMF बराबर E0 सेल का मान 1.05 और -0.0591, अब बाई n का मान 2 और इंटू log base 10 और Ni पर 2+, Ni पर 2+ का मान 0.160 और Ag पर 1+, Ag पर 1+ का मान 0.002, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो अतः EMF बराबर 1.05 माइनस 0.02 दूनी 4, 1 19 2 8 16, 2 5 10, 2 5 10, भाग दे दिए। अब यहाँ देखो बाबू कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको बढ़ा, यहाँ पर इसी को देखो हम समझा रहे हैं, लाग का गुणा पहले कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा log base 10 0.160, हाई नीचे से कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, और जब गुणा करते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा log base 10, ठीक है। और 10वां स्थान देखो 3 गो आगे जा रहे हैं, 1 2 3 0.002, और 3 गो आगे जाएंगे तो 2 × 10⁻³ लिख सकते हो, बोलो। तो लिख सकते हो 2 × 10⁻³ इसका स्क्वायर कर दो तो 2 दूनी 4, क्या जी, अरे इसके ऊपर स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 10⁻³ का स्क्वायर -6, तो 10⁻⁻6, बोलो कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब देखो EMF बराबर 1.05 -0.02855, और यहाँ देखो लाग निकालो,
एक बच्चा इसको घटाओ और log 0.165 का मान बताओ। हाँ क्या, पहले इसको घटे लाख का मान रखो 0.160 लाख 0.160 की वैल्यू। हाँ परीक्षा में लाख की वैल्यू दिया रहेगा। अरे रोटेट करो। लाख 0.160 का मान 0.79। ठीक है जी। अब माइनस, यहाँ देखो बाबू, है घातांक कहाँ जाता है, पहले आ जाता है। तो ये माइनस और ये -6 और ये क्या हो जाएगा log 4। log 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और 2 को फिर पहले कर देंगे। ठीक है, तो 2 को फिर पहले कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 -12 ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो EMF बराबर 1.05 -0.02855 और 0.79 और प्लस कितना हो गया 12। ठीक है, +12 हो गया। अरे -6 ये 2 पहले आ जाएगा और कितना हो जाएगा log 2 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होता है। अब देखो तो EMF बराबर 1.05 -0.02855। अब यहाँ देखो बाबू, अब इसका गुणा कर दो, इसका गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो कितना आ गया 0.79 अब प्लस 12 से गुणा कर दिए 12 0 0 12 करने 12 के 2 1 बार 36 कितने के बाद दशमलव इतना, यही आया है, इतना आ गया। अब इन दोनों को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जोड़ दिया जाए तो EMF बराबर 1.05 और -0.02855 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4.402। अब क्या किया जाए, इसका इसमें गुणा करके और घटा दिया जाए। तो गुणा कीजिए EMF बराबर 1.05 और इसका गुणा इसमें कर दो, (4.402) में 0.02855 0.2855 1.256। अब 1.05 में से 1.256 घटा दीजिए, एक 1.05 में से 1.256 0.206। ठीक है, इतना वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, आसान है ना, आसान है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। ये लाख की वैल्यू सब दिया रहेगा, आपको केवल सॉल्व करते जाना है, करते जाना, करते जाना। 12 में आ गए, अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाओगे, इतना नहीं, अगर तैयार करोगे तो क्या तैयार करोगे, लग गया। 2 का ग के बाद 2 का घ, 2 का घ, 2 का घ देखो
लिख लिए? दो का घ देखेंगे, दो का घ है, टिंडल प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिखिए, टिंडल प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखी ये, याद देखो टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है तो देखो आधा नंबर तो एग्जामिनर इसके फिगर पर दे देता है। टिंडल प्रभाव कभी भी आए तो फिगर बना देंगे तो आधा नंबर एग्जामिनर कुछ नहीं देखेगा, फिगर में पर आपको नंबर दे देगा। देखो जैसे ये यहाँ पर एक पात्र ले लीजिए, यहाँ पर एक लेंस ले लीजिए और प्रकाश की किरण को आपतित कराइए और इसमें से गुजार दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक सूक्ष्मदर्शी फिगर बना लेंगे, ये सूक्ष्मदर्शी रख देंगे और यहाँ पर अपना आँख को चिपका देंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा आप देखते रहोगे, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते रहोगे। ये आपका है आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका डॉट डॉट डॉट, ये आपका कोलाइडी विलयन है। ये आपका कौन सा विलयन है? कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और यहाँ पर देखो बिंदु बिंदु दर्शाएंगे, यहाँ पर ये बिंदु बिंदु दर्शा देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं टिंडल शंकु। इसको क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं, टिंडल शंकु। और यह आपका टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। फोटो बना लो। देखो ये आप फोटो ही बनाए रहोगे तो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा। ठीक है, और 2-4 लाइन लिख दोगे तो इस पर फुल नंबर 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिगर जरूर बनाना है। देखो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जब कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर और जब प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो प्रकाश किरणों के मार्ग में कोलायड के कण एक चमकीले शंकु के जैसा दिखाई देते हैं। केवल पथ, जैसे आपके अंधेरे रूप में अगर सुबह या शाम के समय सूर्य की एक किरण आ जाए तो उसके मार्ग में जैसे लगता है कितना धुर्रा उड़ रहा है। हाँ, तो उसी तरह छोटे छोटे कण जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो दिखाई देते हैं। तो उस यानी शंकु को टिंडल शंकु कहते हैं। और कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरणों के इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव। आसान है, लिखेंगे कोलाइडी विलयन को, कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर, अंधेरे कमरे में रखकर जब इसमें से प्रकाश किरणों को प्रवाहित करते हैं तो
प्रकाश किरण का पथ एक चमकीले शंकु की समान दिखाई देते हैं जिसे टिंडल शंकु को अंडरलाइन कर लीजिएगा। टिंडल शंकु तथा कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण के इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। हाँ, दूसरा हो गया। आप देखेंगे वो वीडियो चला जाएगा ना यूट्यूब पर, हो जाएगा। नहीं तो काट कर फिर से अगला जोड़ दो, काट के जोड़ दो फिर से।